आज जरा ईमानदारी से सोचिए, आप दिन भर कितने डिसीजंस लेते हैं और उनमें से कितने डिसीजंस आप सोच कर लेते हैं और कितने बस रिएक्ट करके। सुबह उठते ही मोबाइल खोलना, काम करते हुए बिना सोचे हाँ बोल देना, कोई बात बुरी लगी और तुरंत इमोशन में रिस्पॉन्स दे देना। सच ये है कि ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, वो बस अपने दिमाग को ऑटो पायलट पर छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि इंटेलिजेंट लोग भी एवरेज रिजल्ट्स पर अटक जाते हैं। अब एक सवाल, अगर इंटेलिजेंस किताबों से नहीं आती, अगर स्मार्ट होना डिग्री से डिसाइड नहीं होता, तो फिर असली डिफरेंस कहां से आता है? डिफरेंस आता है थिंकिंग हैबिट्स से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो 7 थिंकिंग हैबिट्स की, जो अगले 30 डेज में आपके दिमाग का वे ऑफ थिंकिंग बदल सकते हैं। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये वीडियो इंस्पिरेशन भी नहीं है, ये वीडियो है आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड। क्योंकि प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सिंसेरिटी भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप पुराने तरीके से सोच रहे हैं। नई दुनिया में हाई परफॉर्मर्स अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं, वो अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो अलग तरह से सोचते हैं। इस वीडियो में हम बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे, जहां आप समझेंगे कि आपका दिमाग आपको कैसे कंट्रोल करता है। फिर धीरे धीरे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल्स पर जाएंगे, जहां आप डिसीजंस को स्ट्रक्चर करना सीखेंगे, मिस्टेक से फास्ट सीखना सीखेंगे और अननेसेसरी मेंटल नॉइज से बाहर निकलेंगे। और अंत में हम उस लेवल पर पहुंचेंगे जहां थिंकिंग सिर्फ हैबिट नहीं रहती, आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर रैंडम डिसीजन से नहीं बल्कि क्लियर थिंकिंग से बने, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए लेवल अप मोमेंट है। वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स। चैप्टर 1, अवेयरनेस स्विच। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर क्यों सोचते हैं और कंट्रोल कैसे वापस लें? एक सिंपल सा सवाल है, आप अभी जो सोच रहे हैं, क्या वह आपने कॉन्शियसली चुना है या वो बस ऑटोमेटिकली चल रहा है? ज्यादातर लोग इस सवाल पर अटक जाते हैं क्योंकि सच्चाई यह है कि हम सोचते कम है, रिएक्ट ज्यादा करते हैं। सुबह आंख खुलते ही फोन उठ जाता है, नोटिफिकेशन देखी, मूड बदल गया, किसी ने कुछ बोल दिया और बिना सोचे जवाब निकल गया। दिन खत्म हुआ और हमें याद भी नहीं कि हमने क्या क्या डिसीजंस लिए। ये लेजीनेस नहीं है, ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस भी नहीं है, ये बस अवेयरनेस की कमी है। हमारा दिमाग एक पावरफुल मशीन है, लेकिन डिफॉल्ट मोड में वो ऑटो पायलट पर चलता है। ऑटो पायलट का मतलब है पुराने पैटर्न्स, पुरानी कंडीशनिंग और पुराने रिएक्शंस। दिमाग वही करता है जो उसे सबसे कम एनर्जी में करना आता है। यही वजह है कि इंटेलिजेंट लोग भी सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं। यही वजह है कि मेहनती लोग भी स्टक फील करते हैं, क्योंकि जब थिंकिंग अनकॉन्शियस होती है, तब मेहनत भी ब्लाइंड हो जाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर ड्राइविंग करते समय आपकी आंखें खुली हों, लेकिन ध्यान रोड पर ना हो, एक्सीडेंट होना ऑलमोस्ट सर्टन है। लाइफ में भी यही होता है, आंखें खुली है, दिन चल रहा है, लेकिन अवेयरनेस बंद है। अवेयरनेस का मतलब ओवरथिंकिंग नहीं है, अवेयरनेस का मतलब हर चीज को एनालाइज करना भी नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है ये जानना कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास थॉट्स है, प्रॉब्लम ये है कि थॉट्स हमें चला रहे हैं। जब कोई कमेंट आपको इरिटेट करता है, जब कोई फेलियर आपको डिमोटिवेट करता है, जब किसी की सक्सेस आपको इनसिक्योर फील कराती है, तब असल में रिएक्शन आपका नहीं होता, वो एक ओल्ड मेंटल प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। अवेयरनेस स्विच का पहला स्टेप यही है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का गैप देख पाना। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। रिएक्शन में इमोशन ड्राइव करता है, रिस्पॉन्स में क्लैरिटी। लेकिन ये गैप अपने आप नहीं आता, इसे ट्रेन करना पड़ता है। और ट्रेनिंग की शुरुआत बहुत सिंपल है। दिन में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां आप कॉन्शियसली पॉज कर सकते हैं। कोई डिसीजन लेने से पहले, कोई रिप्लाई देने से पहले, कोई जजमेंट बनाने से पहले, बस एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, मैं ये क्यों सोच रहा हूं? ये क्वेश्चन मैजिकल है क्योंकि ये ऑटो पायलट तोड़ देता है। जैसे ही आप ये पूछते हैं, दिमाग स्लो होता है, इमोशन थोड़ा पीछे हटता है और अवेयरनेस सामने आती है। धीरे धीरे आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं। आप नोटिस करेंगे कि कुछ सिचुएशंस में आप हमेशा एंग्शियस हो जाते हैं, कुछ लोगों के सामने आप हमेशा डिफेंसिव हो जाते हैं,
कुछ टॉपिक्स पर आपका दिमाग तुरंत नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। यही ऑब्जर्वेशन पावर है। मोस्ट पीपल अपने थॉट्स को फैक्ट्स मान लेते हैं, लेकिन अवेयर लोग जानते हैं थॉट्स सिर्फ सजेशंस होते हैं। हर थॉट को फॉलो करना जरूरी नहीं है। हर इमोशन पर एक्ट करना जरूरी नहीं है। अवेयरनेस स्विच आपको ये चॉइस देता है, और चॉइस ही असली फ्रीडम है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, अवेयरनेस कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। ये कोई रियलाइजेशन मोमेंट नहीं है जो एक दिन आए और सब बदल जाए। ये डेली प्रैक्टिस है, छोटे छोटे मोमेंट्स में प्रेजेंट रहने की हैबिट। जब आप खाना खा रहे हैं और सच में टेस्ट महसूस कर रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं और सच में सुन रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं और माइंड फ्यूचर या पास्ट में नहीं भाग रहा। ये सिंपल लगता है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि ऑटो पायलट कंफर्टेबल होता है, अवेयरनेस अनकंफर्टेबल होती है। अवेयरनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है। अब आप ब्लेम नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही हो गया। अब आप जानते हैं कि हर रिएक्शन के पीछे एक पैटर्न है, और पैटर्न बदला जा सकता है। यही वो पॉइंट है जहां थिंकिंग कॉन्शियस बननी शुरू होती है। और जब थिंकिंग कॉन्शियस होती है, तो लाइफ इंटेंशनल बनती है। आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि डिसीजंस बेहतर हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आ रही है, स्ट्रेस का इंटेंसिटी कम हो रहा है, क्योंकि अब आप दिमाग के स्लेव नहीं हैं, आप ड्राइवर बन रहे हैं। ये कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्किल है। हाई परफॉर्मर्स, लीडर्स, थिंकर्स सब इसी से शुरू करते हैं। दे आर नॉट स्मार्टर बाय बर्थ, दे आर मोर अवेयर बाय हैबिट। और अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस लर्न की जा सकती है। कोई टैलेंट नहीं चाहिए, कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बस ऑनेस्टी चाहिए अपने आप से। ऑनेस्टी ये एक्सेप्ट करने की कि अभी तक आप ज्यादातर टाइम ऑटो पायलट पर थे, और करेज ये डिसाइड करने की कि अब कंट्रोल वापस लेना है। लेकिन अवेयरनेस सिर्फ पहला स्टेप है। अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करते रह गए और थिंकिंग स्ट्रक्चर नहीं बदला, तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है। इसलिए अगला स्टेप बहुत जरूरी है। जब अवेयरनेस आती है, तब एक नया सवाल पैदा होता है, अब सही तरीके से सोचना कैसे शुरू करूं? यहीं से हम डीपर लेवल पर जाते हैं, जहां हम अजम्पशंस तोड़ते हैं, जहां हम बोरोड थिंकिंग से बाहर निकलते हैं, और जहां हम प्रॉब्लम्स को सरफेस से नहीं, रूट से समझना शुरू करते हैं। अब तक आपने दिमाग को जागना सिखाया, अब समय है दिमाग को सही डायरेक्शन देने का। और वही डायरेक्शन आगे आपको उस थिंकिंग मोड तक ले जाएगी, जहां आप हर प्रॉब्लम को क्लैरिटी के साथ डीकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, जहां कंफ्यूजन कम होगा और कॉन्फिडेंस नेचुरल बनेगा, और जहां सोचने का तरीका भीड़ से अलग होना शुरू हो जाएगा। यहीं से थिंकिंग सिर्फ रिएक्शन नहीं रहेगी, बल्कि रीजनिंग बनना शुरू होगी। चैप्टर 2, फर्स्ट प्रिंसिपल्स मोड, किसी भी प्रॉब्लम को उसकी सिंपलेस्ट ट्रूथ तक कैसे तोड़े। अब तक आपने एक बहुत जरूरी चीज सीखी है। आपने ये देखा है कि ज्यादातर समय आपका दिमाग ऑटो पायलट पर चलता है। आपने अवेयरनेस पैदा की है, लेकिन अवेयरनेस के बाद एक नई समस्या सामने आती है। अब आपको दिखने लगता है कि दिमाग क्या कर रहा है, लेकिन ये साफ नहीं होता कि सही तरीके से सोचना कैसे है। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो अवेयर तो हो जाते हैं, लेकिन कॉन्फ्यूज्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस आपको सवाल देना शुरू कर देती है, लेकिन आंसर्स अभी बोरोड होते हैं। बोरोड थिंकिंग मतलब जो आपने सुना वही मान लिया, जो सोसाइटी ने बोला वही रिपीट कर दिया, जो एक्सपर्ट ने कहा वही ट्रूथ मान लिया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक्सपर्ट्स गलत होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि बिना सोचे मान लेना आपको डिपेंडेंट थिंकर बना देता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स मोड यहीं से शुरू होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को उसकी सरफेस स्टोरी से नीचे ले जाना, लेयर्स हटाना, अजम्पशंस तोड़ना, और ये देखना कि असल में सच क्या है। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम्स को लेबल्स के साथ देखते हैं, करियर प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, लेकिन लेबल्स थिंकिंग को शैलो बना देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग लेबल्स को हटाता है। मान लीजिए कोई कहता है आज के टाइम में सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट है। ये स्टेटमेंट सुनने में लॉजिकल लगती है, लेकिन ये कंक्लूजन है, ट्रूथ नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स मोड में आप पूछते हैं सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है, डिफिकल्ट किस सेंस में, किन फैक्टर्स की वजह से। धीरे धीरे आपको दिखता है कि ये स्टेटमेंट फैक्ट्स पर नहीं, बिलीव्स पर बेस्ड है। बिलीव्स बोरोड होते हैं, फैक्ट्स डिस्कवर किए जाते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स मोड आपको डिस्कवरी की तरफ ले जाता है।
ये मोड अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि इसमें आपको एडमिट करना पड़ता है कि बहुत सारी चीजें जो आप जानते थे शायद आपने कभी खुद वेरीफाई ही नहीं की। लेकिन यहीं से रियल थिंकिंग शुरू होती है। जब आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो आम दिमाग ये पूछता है, इसका सल्यूशन क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स मोड पूछता है, ये प्रॉब्लम बना कैसे? ये एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट है, क्योंकि जब आप ओरिजिन समझ लेते हैं तो सल्यूशन नेचुरल हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई कहता है मेरे पास फोकस नहीं है, नॉर्मल थिंकिंग बोलेगी प्रोडक्टिविटी हैक्स ट्राई करो। फर्स्ट प्रिंसिपल्स मोड पूछेगा, फोकस होता क्या है? डिस्ट्रैक्शन कहां से आ रहा है? क्या प्रॉब्लम अटेंशन की है या क्लैरिटी की? अक्सर पता चलता है कि फोकस की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की है। लेकिन ये क्लैरिटी तभी आती है जब आप प्रॉब्लम को स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स मोड का कोर रूल है, डू नॉट एक्सेप्ट अजम्पशंस एज ट्रूथ। अजम्पशंस शॉर्टकट देते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं देते। सोसाइटी आपको बहुत सारे अजम्पशंस देती है, एज बेस्ड अजम्पशंस, मनी बेस्ड अजम्पशंस, स्टेटस बेस्ड अजम्पशंस। अगर आप इन अजम्पशंस पर सोचते हैं तो आप सेम रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर आप अजम्पशंस तोड़ते हैं तो न्यू पॉसिबिलिटीज दिखने लगती है। ये कोई इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, ये करेज टेस्ट है। करेज टू क्वेश्चन व्हाट एवरीवन एक्सेप्ट्स, करेज टू लुक स्टूपिड फॉर आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस, करेज टू से मुझे नहीं पता, मैं समझना चाहता हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स मोड आपको यह परमिशन देता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग स्लो होती है और यही इसकी स्ट्रेंथ है। ऑटो पायलट फास्ट होता है लेकिन ऑटो पायलट शैलो होता है। स्लो थिंकिंग डेप्थ लाती है, डेप्थ क्लैरिटी लाती है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लाती है। जब आप किसी प्रॉब्लम को स्लो होकर सोचते हैं तो इमोशनल नॉइज कम होने लगता है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रीजन करते हैं और रीजन पावर है। इस मोड में आपको यह भी दिखेगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सिर्फ पुअरली डिफाइंड क्वेश्चंस है। जब क्वेश्चन गलत होता है तो आंसर कभी सेटिस्फाइंग नहीं होता। फर्स्ट प्रिंसिपल्स मोड आपको बेटर क्वेश्चंस सिखाता है। बेटर क्वेश्चंस लीड टू बेटर डिसीजंस, बेटर डिसीजंस लीड टू बेटर लाइफ। ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। हाई परफॉर्मर्स, इनोवेटर्स, लीडर्स सब इसी मोड का यूज करते हैं। वो चीजों को जैसा बताया गया है वैसा नहीं मानते, वो चीजों को जैसा है वैसा समझने की कोशिश करते हैं। और ये हैबिट डेवलप की जा सकती है। हर बार जब आप किसी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से टकराए, एक स्टेप पीछे जाइए और पूछिए, ये कंक्लूजन किस फैक्ट्स पर बेस्ड है? हर बार जब आप खुद से कोई कहानी सुनाए, पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरी इंटरप्रिटेशन? धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी थिंकिंग हल्की नहीं, साफ होती जा रही है। कंफ्यूजन कम हो रहा है, ओवरवेल्म कम हो रहा है, क्योंकि अब आप बोरोड मैप्स पर नहीं चल रहे, आप अपना मैप बना रहे हैं। लेकिन यहां एक सटल ट्रैप भी है। अगर आप सिर्फ एनालिसिस में फंस गए, अगर आप हर चीज को एंडलेसली ब्रेक करते रहें, तो एक्शन डिले हो सकता है। इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स मोड के बाद एक और स्किल जरूरी हो जाती है। अब जब आपने ट्रूथ को सिंप्लीफाई करना सीख लिया है, अब चैलेंज ये होता है कि कहां एफर्ट लगाना है और कहां नहीं। क्योंकि हर ट्रूथ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर फैक्टर इक्वली इंपैक्टफुल नहीं होता। अब सोचने का अगला लेवल यह है, कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट कैसे निकले। यहीं से थिंकिंग क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ जाती है। यहीं से दिमाग क्लटर छोड़कर लेवरेज ढूंढना शुरू करता है। अब आपने प्रॉब्लम को तोड़ना सीख लिया है। अब समय है ये सीखने का कि उन पीसेस में से कौन सा पीस सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। और वही अंडरस्टैंडिंग आपको उस मेंटल फ्रेमवर्क की तरफ ले जाएगी जहां आप बिजी नहीं, इफेक्टिव बनेंगे, जहां एफर्ट रैंडम नहीं रहेगा बल्कि इंटेंशनली फोकस्ड होगा। यहीं से थिंकिंग सिर्फ क्लियर नहीं, स्ट्रैटेजिक बनना शुरू होगी। चैप्टर 3, द 80-20 ब्रेन, जो सच में रिजल्ट्स बनाता है, उसी पर फोकस कैसे करें। अब तक आपने 2 इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स किए हैं। पहला, आपने ऑटो पायलट से बाहर निकलकर अवेयरनेस डेवलप की। दूसरा, आपने प्रॉब्लम्स को सरफेस से नहीं, ट्रूथ से देखना सीखा। लेकिन अब एक नया कंफ्यूजन आता है। अब आपको चीजें साफ दिखने लगी है, लेकिन ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। करने के लिए बहुत कुछ है, सोचने के लिए बहुत कुछ है, इंप्रूव करने के लिए बहुत कुछ है। और यही ज्यादातर इंटेलिजेंट लोग फंस जाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी के बाद अगली चैलेंज होती है
फोकस। 80-20 ब्रेन यहीं से शुरू होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सक्सेस हार्ड वर्क से आती है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस आता है राइट वर्क से। और राइट वर्क का मतलब है हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता। 80-20 थिंकिंग ये सिखाती है कि आपके रिजल्ट्स का बड़ा हिस्सा आपके एक्शंस के छोटे से हिस्से से आता है। मतलब ये नहीं कि आप मेहनत कम करें, मतलब ये है कि आप सही जगह मेहनत करें। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग इक्वालिटी में बिलीव करता है। उसे लगता है कि हर टास्क इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर मैसेज रिप्लाई करना जरूरी है, हर अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना जरूरी है, हर प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। लेकिन रियलिटी इक्वल नहीं होती। रियलिटी अनइवन होती है। कुछ एफर्ट्स डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट्स देते हैं और कुछ एफर्ट्स बस एनर्जी ड्रेन करते हैं। 80-20 ब्रेन इस अनइवन रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। अब यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। बिजनेस स्मार्टनेस नहीं है। दिन भर बिजी रहना इजी है, लेकिन इफेक्टिव रहना डिफिकल्ट है। बिजी लोग दिन के एंड पर थके होते हैं, इफेक्टिव लोग दिन के एंड पर सेटिस्फाइड होते हैं। डिफरेंस फोकस का है। जब आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप असल में कुछ भी डीपली नहीं कर पाते। 80-20 ब्रेन आपको परमिशन देता है कि आप लो इंपैक्ट चीजों को कॉन्शियसली इग्नोर करें। इग्नोर करना लेजीनेस नहीं है, इग्नोर करना इंटेलिजेंस है, जब सही रीजन से किया जाए। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप लेवरेज पॉइंट्स पहचानना सीखते हैं। लेवरेज पॉइंट मतलब वो एक्शन, वो डिसीजन, वो हैबिट जो बाकी सब चीजों से ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। एग्जाम्पल समझिए। अगर आप दिन भर ईमेल्स रिप्लाई कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और स्मॉल टास्क्स कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन एक कोर स्किल पर काम नहीं कर रहे जो आपके करियर की डायरेक्शन बदल सकता है, तो आप बिजी हैं, इफेक्टिव नहीं। 80-20 ब्रेन पूछता है, अगर मुझे आज सिर्फ एक काम करना हो तो कौन सा काम फ्यूचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा? यह क्वेश्चन अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि इसका आंसर अक्सर हार्ड होता है। हार्ड इसलिए नहीं कि आंसर कॉम्प्लेक्स है, हार्ड इसलिए कि आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत काम किया। अब सवाल ये बन जाता है, क्या मैंने सही काम किया? 80-20 ब्रेन इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं देता, ये ईगो को स्ट्रोक नहीं करता, ये आपको ये फीलिंग नहीं देता कि आप प्रोडक्टिव हैं। ये आपको ये क्लैरिटी देता है कि आप इफेक्टिव हैं। और दोनों में बड़ा फर्क है। एक और सटल ट्रैप यहां आता है। जब लोग 80-20 सुनते हैं तो सोचते हैं कि अब उन्हें सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए, प्रोसेस नहीं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। 80-20 लेजीनेस को जस्टिफाई नहीं करता। 80-20 डिसिप्लिन डिमांड करता है, क्योंकि हाई लेवरेज एक्शंस अक्सर अनकंफर्टेबल होते हैं। वो एक्शंस नहीं होते जो आपको इंस्टेंट प्लेजर दे, वो एक्शंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म पे ऑफ देते हैं। और ह्यूमन ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट प्रेफर करता है। इसलिए 80-20 ब्रेन डेवलप करना नेचुरल नहीं है, ये ट्रेन होता है। ट्रेनिंग कैसे होती है? बाय आस्किंग बेटर क्वेश्चंस। हर दिन अपने आप से पूछिए, आज मैंने जो किया उसमें से क्या सच में मैटर्ड? कौन सा एक्शन अगर मैं रिपीट करूं तो नेक्स्ट 6 मंथ्स अलग दिखेंगे? धीरे धीरे आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे। कुछ हैबिट्स आपकी एनर्जी बढ़ाती है, कुछ हैबिट्स सिर्फ टाइम खा जाती है, कुछ कॉन्वर्जेशंस ग्रोथ लाती है, कुछ कॉन्वर्जेशंस सिर्फ ड्रामा क्रिएट करती है। 80-20 ब्रेन ड्रामा को डिटेक्ट करना सीखता है और साइलेंटली उससे दूर हो जाता है। ये अवॉइडेंस नहीं है, ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन मतलब आप हर अपॉर्चुनिटी को यस नहीं बोलते, आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं। और यही डिसीजन मेकिंग मैच्योरिटी है। मोस्ट पीपल लाइव रिएक्टिवली, 80-20 थिंकर्स लाइव सेलेक्टिवली। अब एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट समझिए। फोकस का मतलब नैरो होना नहीं है, फोकस का मतलब क्लियर होना है। जब आपको क्लैरिटी होती है कि आपके लाइफ में लेवरेज कहाँ है, तो डिस्ट्रैक्शंस नेचुरली लूज पावर। आपको डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना पड़ता, आप प्रायोरिटीज को फील करने लगते हैं। और जब प्रायोरिटीज फील होने लगती है तो अननेसेसरी चीजें बोरिंग लगने लगती है। यही साइन है कि 80-20 ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन यहां भी जर्नी खत्म नहीं होती। अब तक आपने सीखा कि सब कुछ इक्वल नहीं होता। अब आपने लेवरेज पहचानना शुरू किया। लेकिन अभी भी एक रिस्क है। अगर आप सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स पर फोकस करते रह गए, अगर आप शॉर्ट टर्म विन्स को चेस करने लगे, तो लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है। कई डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आज अच्छा फील कराते हैं, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
और कई डिसीशंस ऐसे होते हैं जो आज अनकंफर्टेबल लगते हैं लेकिन फ्यूचर को स्टेबल बनाते हैं। अब सोचने का अगला लेवल यह है, आज के एक्शन का कल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहीं पर थिंकिंग सिर्फ सिलेक्टिव नहीं रहती, प्रिडिक्टिव बननी शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि ये काम रिजल्ट देगा या नहीं, अब सवाल बन जाता है इस रिजल्ट के बाद क्या होगा। यहीं से थिंकिंग टाइम में ट्रैवल करना सीखती है। यहीं से आप कॉन्सिक्वेंसेस को पहले देखना शुरू करते हैं, पेन आने से पहले। अब तक आपने एफर्ट को ऑप्टिमाइज करना सीखा, अब आगे आपको इम्पैक्ट को फोर्सी करना सीखना है। और यही स्किल आपको रिएक्टिव डिसीजन से निकालकर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस की तरफ ले जाती है। अब आपने ये समझ लिया है कि हर एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब समय है ये समझने का कि हर रिजल्ट बेनिफिशियल भी नहीं होता। यहीं से आपका दिमाग प्रेजेंट से आगे देखना शुरू करेगा और थिंकिंग एक नए डायमेंशन में एंटर करेगी, जहां आप सिर्फ स्मार्ट नहीं, वाइज डिसीजंस लेना शुरू करेंगे। चैप्टर 4, दी फ्यूचर लेंस, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, जिससे आप कॉन्सिक्वेंसेस को पहले देख पाते हैं। अब तक आपकी थिंकिंग में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। आप ऑटो पायलट से बाहर आ चुके हैं, आप अजम्पशंस तोड़ना सीख चुके हैं, आप ये भी समझ चुके हैं कि हर एफर्ट इक्वल नहीं होता। लेकिन अब एक और सटल प्रॉब्लम सामने आती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई डिसीजन लिया, उस समय वो डिसीजन बिल्कुल सही लगा, लेकिन कुछ समय बाद वही डिसीजन प्रॉब्लम बन गया। उस मोमेंट पर लॉजिक सही था, इंटेंशन सही था, रिजल्ट भी इनिशियली अच्छा लगा, फिर चीजें बिगड़ने लगी। ये इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं होती, ये शॉर्ट साइटेड थिंकिंग की लिमिटेशन होती है। फ्यूचर लेंस यही से शुरू होता है। ज्यादातर लोग डिसीजंस प्रेजेंट में लेते हैं, कुछ लोग पास्ट से डर कर लेते हैं, लेकिन वेरी फ्यू लोग डिसीजंस फ्यूचर को ध्यान में रखकर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का मतलब है सिर्फ ये नहीं देखना कि अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, बल्कि ये देखना कि उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद। यहीं पर थिंकिंग डेप्थ में जाती है। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग इमीडिएट रिवॉर्ड देखती है, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग चेन रिएक्शन देखती है। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन इमीडिएट कंफर्ट प्रेफर करता है, इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट सक्सेस। फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस इनविजिबल होते हैं, इसलिए ब्रेन उन्हें इग्नोर करता है। लेकिन लाइफ इंटरेस्ट नहीं लेती, लाइफ कंपाउंड करती है। छोटे डिसीजंस, बार बार रिपीट होने वाले चॉइसेस, धीरे धीरे बिग आउटकम्स बनाते हैं। फ्यूचर लेंस आपको यही सिखाता है, हर डिसीजन एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं होता, वो एक सीक्वेंस की शुरुआत होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने सोचा, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, कल ज्यादा मेहनत कर लूंगा। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग बोलेगी, आज कंफर्ट मिलेगा। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग पूछेगी, अगर ये हैबिट बन गई तो, अगर कल भी यही लॉजिक आया तो, अगर डिसिप्लिन धीरे धीरे वीक हो गया तो। अब डिसीजन अलग दिखने लगता है। फ्यूचर लेंस गिल्ट क्रिएट नहीं करता, ये क्लैरिटी क्रिएट करता है। ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको अवेयर बनाने के लिए है। क्योंकि लॉन्ग टर्म फेलियर ड्रामेटिक नहीं होती, वो साइलेंट होती है। कोई एक गलत डिसीजन लाइफ खराब नहीं करता, लेकिन एक पैटर्न ऑफ अनएग्जामिन्ड डिसीजंस जरूर करता है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग पैटर्न्स को पहचानती है। जब आप किसी शॉर्टकट को देखते हैं, फ्यूचर लेंस पूछती है, इस शॉर्टकट की कॉस्ट फ्यूचर में क्या होगी। जब कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, फ्यूचर लेंस पूछती है, इस अपॉर्चुनिटी को से यस करने से मैं किस चीज को अननोइंगली से नो कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस इजी नहीं होते, लेकिन यही क्वेश्चंस मैच्योरिटी बनाते हैं। मोस्ट पीपल रिग्रेट थिंग्स नॉट बिकॉज दे फेल्ड, बट बिकॉज दे डिड नॉट थिंक फार इनफ। फ्यूचर लेंस रिग्रेट को रिड्यूस करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग पेसिमिस्टिक नहीं है, ये फेयरफुल भी नहीं है, ये रियलिस्टिक है। फियर ब्लाइंड करता है, फ्यूचर लेंस इल्यूमिनेट करता है। फियर कहता है, मत करो, कुछ गलत हो जाएगा। फ्यूचर लेंस कहता है, करो, लेकिन आईज ओपन रखकर। ये आपको पैरालिसिस में नहीं डालता, ये आपको प्रेपरेशन में डालता है। जब आप कॉन्सिक्वेंसेस पहले देख लेते हैं, तो सरप्राइजेस कम हो जाते हैं, और जब सरप्राइजेस कम होते हैं, तो इमोशनल रिएक्शंस भी कम होते हैं। आप पैनिक नहीं करते, आप एडजस्ट करते हैं। ये स्किल स्पेशली तब पावरफुल होती है जब डिसीजंस इरिवर्सिबल हो। करियर चॉइसेस, रिलेशनशिप बाउंड्रीज, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, डेली हैबिट्स। इन डिसीजंस में इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता, फीडबैक डिलेड होता है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग डिलेड फीडबैक को सिमुलेट करती है। आप फ्यूचर में मेंटली वॉक करते हैं,
और वापस प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये मेंटल सिमुलेशन है। हाई लेवल थिंकर्स इसी तरह ऑपरेट करते हैं। वो ये नहीं पूछते कि ये डिसीजन स्मार्ट लगेगा या नहीं, वो पूछते हैं ये डिसीजन स्टेबल है या फ्रेजाइल। स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में टेस्ट होती है। फ्यूचर लेंस फ्रैजिलिटी डिटेक्ट करना सिखाता है। अगर कोई सिस्टम एक छोटी प्रॉब्लम से टूट सकता है तो वो सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। लाइफ में भी यही रूल अप्लाई होता है। अगर आपका रूटीन एक बैड डे से टूट जाता है, अगर आपकी मोटिवेशन एक क्रिटिसिज्म से गिर जाती है, अगर आपकी फोकस एक डिस्ट्रैक्शन से गायब हो जाती है, तो फ्यूचर लेंस आपको दिखाएगा कि प्रॉब्लम आउटसाइड नहीं है, स्ट्रक्चर के अंदर है। और यही अवेयरनेस पावर है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग आपको कंट्रोल फ्रीक नहीं बनाती, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयर बनाती है। अब आप विक्टिम्स की तरह रिएक्ट नहीं करते, आप आर्किटेक्ट्स की तरह डिजाइन करते हैं। ये शिफ्ट साइलेंट होता है लेकिन डीप होता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप इंपल्सिव डिसीजंस कम ले रहे हैं, आप इमोशनल हाइज एंड लो से जल्दी रिकवर कर रहे हैं, आप दूसरों के ओपिनियन से कम शेकन हो रहे हैं। क्योंकि अब आप सरफेस नहीं देख रहे, आप ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं। ट्रेजेक्ट्री मतलब आज से कल की डायरेक्शन, और डायरेक्शन डेस्टिनी से ज्यादा पावरफुल होती है। ये स्किल परफेक्ट नहीं बनती, मिस्टेक्स फिर भी होंगी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स फिर भी आएंगे, लेकिन डिफरेंस ये होगा, अब आप सरप्राइज नहीं होंगे। आप सोचेंगे मैंने पॉसिबिलिटी देखी थी। यही कामनेस मैच्योरिटी है। अब तक आपने एफर्ट ऑप्टिमाइज करना सीखा, अब आपने कॉन्सिक्वेंसेज एंटिसिपेट करना सीखा। लेकिन एक और सटल इल्यूजन अभी बाकी है। कभी कभी हम फ्यूचर सोचते सोचते सक्सेस को चेस करने लगते हैं। हम सोचते हैं अगर ये अचीव कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेस भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू एक्सपेक्टेशंस, न्यू प्रेशर्स। और अगर आप सिर्फ विनिंग स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं तो हिडन रिस्क्स मिस हो सकते हैं। अब सोचने का अगला लेवल यह है, सिर्फ जीतने पर नहीं, हार से बचने पर भी ध्यान देना। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो सर्वाइव करता है वो वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा जीतता है, बल्कि वो होता है जो सबसे कम अननेसेसरी गलतियां करता है। अब टाइम आ गया है थिंकिंग को उल्टा घुमाने का। अब टाइम है ये देखने का कि किस रास्ते पर जाने से डिजास्टर होता है, कौन से बिहेवियर्स साइलेंटली डैमेज अक्यूमुलेट करते हैं, और किन मिस्टेक से बचना सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने फ्यूचर को देखना सीखा, अब आगे आप फेलियर को पहले पहचानना सीखेंगे, ताकि प्रोग्रेस एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनल बने। यहीं से थिंकिंग सिर्फ डीप नहीं, प्रोटेक्टिव भी बननी शुरू होगी। चैप्टर 5, द इन्वर्शन एडवांटेज, उल्टा सोचकर कैसे आगे बढ़े। अब तक आपकी थिंकिंग फॉरवर्ड चल रही थी। आपने अवेयरनेस डेवलप की, आपने प्रॉब्लम्स को ट्रूथ तक तोड़ा, आपने एफर्ट को ऑप्टिमाइज किया, और आपने फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को देखना सीखा। लेकिन अब एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन आता है। लाइफ में ज्यादातर नुकसान गलत डिसीजंस लेने से नहीं होते, वो नुकसान होते हैं साफ दिख रही गलतियों को इग्नोर करने से। यहीं से इन्वर्शन एडवांटेज शुरू होता है। नॉर्मली हम सोचते हैं मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं, मैं आगे कैसे निकलूं, मैं जीत कैसे हासिल करूं। इन्वर्शन पूछता है मैं फेल कैसे हो सकता हूं, मैं कौन सी गलतियां कर सकता हूं जो मुझे धीरे धीरे नीचे ले जाए। ये नेगेटिव सोच नहीं है, ये प्रोटेक्टिव सोच है। क्योंकि सक्सेस कोई सिंगल एक्शन नहीं होता, ये सर्वाइवल का रिजल्ट होता है। जो लोग लॉन्ग टर्म में आगे रहते हैं वो हमेशा बेस्ट मूव नहीं करते, लेकिन वो वर्स्ट मूव्स अवॉइड कर लेते हैं, और यही एज बनाता है। इन्वर्शन एडवांटेज का कोर रूल सिंपल है, अगर आप डिजास्टर से बच गए तो प्रोग्रेस अपने आप पॉसिबल हो जाती है। फेलियर अक्सर ड्रामेटिक नहीं होती, वो क्वाइट होती है। एक बैड हैबिट, एक इग्नोर्ड वार्निंग, एक रिपीटेड स्मॉल कॉम्प्रोमाइज, इनमें से कोई एक लाइफ खराब नहीं करता, लेकिन इनका अक्यूमुलेशन जरूर करता है। इन्वर्शन थिंकिंग आपको अक्यूमुलेशन देखने में मदद करती है। जब आप किसी डिसीजन के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ ये मत पूछिए अगर ये वर्क किया तो क्या मिलेगा, ये भी पूछिए अगर ये रॉन्ग डायरेक्शन में गया तो डैमेज कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको स्मार्टर बनाता है, क्योंकि हर विन वर्थ चेसिंग नहीं होता और हर लॉस वर्थ रिस्किंग नहीं होता। मोस्ट पीपल अपसाइड के नशे में डाउनसाइड भूल जाते हैं। इन्वर्शन एडवांटेज डाउनसाइड को स्पॉटलाइट में लाता है। ये फियर ड्रिवन नहीं है, ये क्लैरिटी ड्रिवन है।
फियर कहता है मत करो, इन्वर्शन कहता है करो, लेकिन पहले ये समझो कि क्या गलत हो सकता है। ये आपको फ्रीज नहीं करता, ये आपको प्रिपेयर करता है। इमेजिन कीजिए आप ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। नॉर्मल थिंकिंग बोलेगी ब्रिज मजबूत दिख रहा है, चलो चलते हैं। इन्वर्शन बोलेगी अगर ये ब्रिज कमजोर निकला तो डैमेज कितना होगा। अगर डैमेज रिकवरेबल है तो मूव सेफ है, अगर डैमेज इरिवर्सिबल है तो रीथिंक जरूरी है। यही लॉजिक लाइफ डिसीजंस में अप्लाई होता है। करियर मूव्स, फाइनेंशियल रिस्क्स, डेली रूटीन्स। इन्वर्शन एडवांटेज आपको स्केल सिखाता है। हर डिसीजन को इक्वल रिस्क नहीं देना। हाई रिस्क डिसीजंस में एक्स्ट्रा थिंकिंग, लो रिस्क डिसीजंस में स्पीड। यहीं से मैच्योरिटी डेवलप होती है। एक और इंपॉर्टेंट शिफ्ट यहां होता है। मोस्ट पीपल सक्सेस स्टोरीज से सीखते हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरीज इनकम्प्लीट होती है क्योंकि हम सिर्फ विनिंग मूव्स देखते हैं, फेल्ड अटेम्प्ट्स नहीं। इन्वर्शन एडवांटेज फेलियर पैटर्न से सीखता है। क्यों प्रोजेक्ट्स कोलैप्स होते हैं, क्यों रिलेशनशिप्स टूटते हैं, क्यों हेल्थ धीरे धीरे खराब होती है। आंसर्स ग्लैमरस नहीं होते, आंसर्स बोरिंग होते हैं। निग्लेक्ट, ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ बाउंड्रीज, इग्नोरिंग फीडबैक। इन्वर्शन थिंकिंग बोरिंग मिस्टेक्स को सीरियसली लेती है, और यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग बोरिंग दिखते हैं लेकिन स्टेबल होते हैं। इन्वर्शन एडवांटेज एक्साइटमेंट रिड्यूस करता है लेकिन सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज करता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनिए। मोस्ट पीपल सक्सेस चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब गलतियों को पहले देखना, ना कि बाद में ब्लेम करना। इन्वर्शन आपको ऑनरशिप सिखाता है। जब आप जानते हैं कि कौन से बिहेवियर्स आपको नीचे ले जा सकते हैं, तो आप अनकॉन्शियस सेल्फ सैबोटेज से बच जाते हैं। सेल्फ सैबोटेज लाउड नहीं होता, वो सटल होता है। लेट नाइट्स, पुअर बाउंड्रीज, ओवर कमिटमेंट, इग्नोरिंग हेल्थ। इन्वर्शन एडवांटेज आपको इन सिग्नल्स को अर्ली स्टेज में पकड़ना सिखाता है। ये कोई पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ऑप्टिमाइजेशन है। शॉर्ट टर्म में ऑप्टिमिज्म अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म में रियलिज्म बचाता है। हाई परफॉर्मर्स इसी रीजन से बैड डेज प्लान करते हैं। वो ये नहीं मानते कि सब कुछ हमेशा परफेक्ट रहेगा, वो प्रिपेयर रहते हैं, और प्रेपरेशन कॉन्फिडेंस देता है। अब यहां एक मिस्टेक मत करना। इन्वर्शन एडवांटेज का मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क लेना बंद कर दें। रिस्क लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इंटेलिजेंट रिस्क मेजर्ड होता है। इन्वर्शन आपको ये मेजर सिखाता है। आप पूछते हैं वर्स्ट के सिनारियो क्या है, मैं इससे रिकवर कर सकता हूं या नहीं। अगर रिकवर पॉसिबल है तो रिस्क एक्सेप्टेबल है, अगर रिकवर इम्पॉसिबल है तो अवॉइड करना इंटेलिजेंस है। यहीं से थिंकिंग इमोशनल नहीं रहती, स्ट्रैटेजिक बनती है। अब तक आपने फ्यूचर को देखा, अब आपने फेलियर को देखा, लेकिन अभी एक और पीस मिसिंग है। आप फेलियर अवॉइड तो कर रहे हैं, लेकिन सीख कब रहे हैं, क्योंकि अवॉइडेंस अलोन ग्रोथ नहीं देता, लर्निंग देता है। और लर्निंग तब तेज होती है जब फीडबैक फास्ट और क्लियर हो। अब अगला लेवल यह है मिस्टेक्स को गिल्ट में नहीं, डेटा में कन्वर्ट करना। अब टाइम है अपने एक्सपीरियंसेस से स्मार्ट लेसन्स निकालने का, ना कि खुद को जज करने का। अब आगे आप सीखेंगे कि इंटेलिजेंट लोग मिस्टेक्स को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे फीडबैक को ईगो से अलग रखते हैं, और कैसे हर अटेम्प्ट को अपग्रेड में बदल देते हैं। अब थिंकिंग सिर्फ सेफ नहीं, एडेप्टिव बनने वाली है। चैप्टर 6, दी फीडबैक इंजन। स्मार्ट माइंड्स सबसे तेज कैसे सीखते हैं। अब तक आपने फेलियर से बचना सीख लिया है। आपने ये समझ लिया है कि हर रिस्क लेना जरूरी नहीं होता और हर विन वर्थ चेसिंग नहीं होता। लेकिन अब एक डीपर क्वेश्चन सामने आता है, अगर मिस्टेक्स फिर भी होंगी तो इंटेलिजेंट लोग उनसे ज्यादा तेज कैसे सीख लेते हैं। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस फीडबैक हैंडलिंग का है। फीडबैक इंजन यहीं से शुरू होता है। मोस्ट पीपल मिस्टेक्स को इमोशनल इवेंट मानते हैं, या तो गिल्ट आता है, या जस्टिफिकेशन, या डिनायल। लेकिन स्मार्ट माइंड्स मिस्टेक्स को इंफॉर्मेशन मानते हैं। इंफॉर्मेशन इमोशन फ्री होती है। जब आप मिस्टेक करते हैं और इमीडिएटली सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो लर्निंग स्लो हो जाती है। जब आप सोचते हैं ये डेटा मुझे क्या बता रहा है, तो लर्निंग एक्सेलरेट होती है। फीडबैक इंजन इमोशन और लर्निंग को अलग करता है। ये इंजन 3 चीजों पर चलता है, स्पीड, ऑनेस्टी और रिफ्लेक्शन। सबसे पहले स्पीड। लर्निंग तब स्लो होती है जब फीडबैक लेट मिलता है।
अगर आप आज कुछ करते हैं और उसके रिजल्ट पर महीनों बाद सोचते हैं, तो माइंड कनेक्शन नहीं बना पाता। स्मार्ट माइंड्स फीडबैक लूप्स छोटे रखते हैं। स्मॉल एक्शंस, क्विक ऑब्जर्वेशन, इमीडिएट करेक्शन। ये परफेक्शन नहीं है, ये इटरेशन है। इटरेशन मतलब थोड़ा करो, देखो क्या हुआ, और एडजस्ट करो। फीडबैक इंजन एडजस्ट करना सिखाता है। सेकंड कंपोनेंट है ऑनेस्टी। मोस्ट पीपल फीडबैक से डरते हैं क्योंकि फीडबैक ईगो को चोट पहुंचाता है। ईगो कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। लर्निंग कहती है अगर मैं गलत हूं तो मैं इंप्रूव कर सकता हूं। फीडबैक इंजन ईगो को साइड में रखता है। यह सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस है। ऑनेस्टी का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब रियलिटी को बिना फिल्टर देखना है। जब आप रिजल्ट्स को जस्टिफाई नहीं करते बल्कि एग्जामिन करते हैं तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। थर्ड कंपोनेंट है रिफ्लेक्शन। एक्शन के बिना रिफ्लेक्शन रैंडम मूवमेंट बन जाता है। रिफ्लेक्शन के बिना एक्शन नॉइज बन जाता है। फीडबैक इंजन दोनों को कनेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन मतलब ये नहीं कि आप घंटों बैठकर ओवरथिंक करें। रिफ्लेक्शन मतलब सिंपल सवाल पूछना, क्या वर्क किया, क्या नहीं किया, अगली बार डिफरेंटली क्या करूंगा। ये क्वेश्चंस बोरिंग लगते हैं, लेकिन बोरिंग क्वेश्चंस पावरफुल होते हैं क्योंकि इंप्रूवमेंट बोरिंग प्रोसेस है। नाउ यहां एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट समझिए। स्मार्ट पीपल ज्यादा मिस्टेक्स नहीं करते, स्मार्ट पीपल सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करते। डिफरेंस यही है, मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, वो एक्सपीरियंस को रिपीट करते रहते हैं। फीडबैक इंजन रेपिटेशन को डिटेक्ट करता है। जब आप एक पैटर्न 2 बार नोटिस करते हैं तो वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो सिग्नल होता है। सिग्नल इग्नोर किया तो पेन रिपीट होता है, सिग्नल एक्सेप्ट किया तो ग्रोथ स्टार्ट होती है। फीडबैक इंजन सिग्नल्स को हाईलाइट करता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, लर्निंग स्पीड टैलेंट से नहीं आती, लर्निंग स्पीड डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस से आती है। जो लोग डिस्कम्फर्ट अवॉइड करते हैं वो फीडबैक अवॉइड करते हैं। जो लोग फीडबैक अवॉइड करते हैं वो सेम लेवल पर अटके रहते हैं। फीडबैक इंजन डिस्कम्फर्ट को एनिमी नहीं मानता, ये उसे टीचर मानता है। जब कोई क्रिटिसिज्म मिलता है आप डिफेंस मोड में जा सकते हैं या आप डेटा मोड में जा सकते हैं। डिफेंस मोड ईगो प्रोटेक्ट करता है, डेटा मोड फ्यूचर इंप्रूव करता है। चॉइस आपकी होती है। अब यहां बैलेंस समझना जरूरी है। फीडबैक इंजन सेल्फ ब्लेम नहीं सिखाता, सेल्फ ब्लेम लर्निंग को स्लो करता है। इंजन सेल्फ करेक्शन सिखाता है। करेक्शन मतलब डायरेक्शन बदलना, आइडेंटिटी नहीं। आप खराब नहीं है, आपका मेथड इनकम्प्लीट हो सकता है। ये रियलाइजेशन फ्रीइंग होती है। अब प्रैक्टिस की बात करें। फीडबैक इंजन डेली लाइफ में कैसे काम करता है? हर दिन के एंड पर एक शॉर्ट रिव्यू, नॉट जजमेंट, जस्ट ऑब्जर्वेशन। आज मैंने क्या ट्राई किया, उसका आउटकम क्या था, अगर मुझे ये फिर करना हो तो क्या ट्वीक करूंगा। नो ड्रामा, नो गिल्ट, जस्ट डेटा। धीरे धीरे आपका माइंड इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करने लगता है। मिस्टेक्स डरावनी नहीं लगती, वो इंफॉर्मेटिव लगती है। और यही पॉइंट है जहां लर्निंग फन बन जाती है। अब एक सटल शिफ्ट नोटिस होगा। आप दूसरों की फीडबैक से भी कम डरेंगे। आप ओपिनियंस को पर्सनल अटैक नहीं मानेंगे क्योंकि अब आपका आइडेंटिटी रिजल्ट से नहीं, लर्निंग प्रोसेस से जुड़ी है। दिस इज हाई लेवल थिंकिंग। लेकिन अभी जर्नी खत्म नहीं हुई। अब आप अवेयर हैं, अब आप क्लैरिफाई करते हैं, अब आप फोकस करते हैं, अब आप फ्यूचर देखते हैं, अब आप फेलियर अवॉइड करते हैं, अब आप फीडबैक से सीखते हैं। लेकिन एक फाइनल बाउंड्री अभी मिसिंग है। हर फीडबैक यूजफुल नहीं होता, हर एडवाइस फॉलो करने लायक नहीं होता, हर ओपिनियन इक्वल वेट नहीं रखता। अगर आप सबकी सुनने लगे तो कंफ्यूजन वापस आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेवल यह है कि यह तय किया जाए किसकी फीडबैक मैटर करती है और किसकी नहीं। अब टाइम है अपने थिंकिंग के लिए बाउंड्री बनाने का। अब आगे आप सीखेंगे कि इंटेलिजेंट लोग कहां खेलते हैं और कहां नहीं, किस फील्ड में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं और किस फील्ड से कॉन्शियसली बाहर रहते हैं। अब लर्निंग फास्ट नहीं, फोकस्ड होने वाली है। चैप्टर 7, दी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। क्या खेलना है और क्या छोड़ देना है, ये समझना। अब तक आपकी थिंकिंग तेज हो चुकी है। आप अवेयर है, आप ट्रूथ तक पहुंचते हैं, आप लेवरेज पहचानते हैं, आप फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, आप फेलियर अवॉइड करते हैं, आप फीडबैक से सीखते हैं। लेकिन यहीं पर एक नया खतरा पैदा होता है।
अब आपको लगता है कि आप सब कुछ समझ सकते हैं, आप हर ओपिनियन एनालाइज कर सकते हैं, आप हर अपॉर्चुनिटी जज कर सकते हैं। और यही पॉइंट है जहां इंटेलिजेंट लोग भी गलतियां करने लगते हैं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यही से शुरू होता है। ये चैप्टर आपको स्मार्टर नहीं बनाता, ये आपको क्लियरर बनाता है। मोस्ट पीपल फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कुछ नहीं जानते, वे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी नॉलेज की सीमा नहीं जानते। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब है ये जानना कि आप क्या समझते हैं, और इक्वली इंपॉर्टेंट, आप क्या नहीं समझते। ये वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी क्यूरियोसिटी को सेलिब्रेट करती है लेकिन बाउंड्रीज को नहीं। हर कोई सब कुछ ट्राई करना चाहता है, हर टॉपिक पर ओपिनियन देना चाहता है, हर गेम में हिस्सा लेना चाहता है। लेकिन लाइफ गेम्स इक्वल नहीं होते। हर गेम के रूल्स अलग होते हैं, हर फील्ड की डायनामिक्स अलग होती है, हर स्किल का पे ऑफ अलग होता है। जब आप अपने कॉम्पिटेंस से बाहर खेलते हैं तो इंटेलिजेंस काम नहीं आती, लक कंट्रोल करने लगता है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस आपको लक डिपेंडेंसी से निकालता है। ये आपको सिखाता है कि किस एरिया में आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप है और किस एरिया में आपकी अंडरस्टैंडिंग सरफेस लेवल है। सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग डेंजरस होती है क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती। डीप अंडरस्टैंडिंग हम्बल होती है क्योंकि लिमिट्स दिखती है। मोस्ट पीपल उल्टा करते हैं। जहां शैलो नॉलेज होती है वहां कॉन्फिडेंस हाई होता है, और जहां डीप नॉलेज होती है वहां डाउट्स होते हैं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इस इम्बैलेंस को करेक्ट करता है। यह आपको ये नहीं सिखाता कि सब कुछ सीखो, ये सिखाता है कि सही चीजें डीपली सीखो। जब आप अपने कॉम्पिटेंस के अंदर ऑपरेट करते हैं तो डिसीजंस आसान लगते हैं। आप ओवरथिंक नहीं करते, आप पैनिक नहीं करते क्योंकि पैटर्न्स फेमिलियर होते हैं। जब आप कॉम्पिटेंस के बाहर ऑपरेट करते हैं तो नॉइज ज्यादा होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस, मिक्स्ड सिग्नल्स, इमोशनल स्विंग्स, और फिर मिस्टेक्स पर्सनल लगने लगती है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस मिस्टेक्स को पर्सनल होने से रोकता है क्योंकि आप जानते हैं मैं इस गेम का एक्सपर्ट नहीं हूं, और ये सेंटेंस पावर देता है। ये आपको ईगो से बचाता है, ये आपको अननेसेसरी रिस्क से बचाता है, ये आपको कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकालता है। एक और सटल बेनिफिट है, जब आप जानते हैं कि आप कहां स्ट्रांग हैं तो आपको दूसरों की सक्सेस से इनसिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि आप जानते हैं कि वे किसी और फील्ड में खेल रहे हैं। कंपैरिजन तब हर्ट करता है जब गेम्स अलग हो। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस गेम्स को सेपरेट करता है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर समझिए। हर डिसीजन पर ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, हर ट्रेंड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की जरूरत नहीं है। वॉकिंग अवे भी डिसीजन है। एक्चुअली वॉकिंग अवे सबसे अंडररेटेड स्किल है। मोस्ट पीपल क्विटिंग को फेलियर मानते हैं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्विटिंग को क्लैरिटी मानता है क्योंकि हर बैटल लड़ना ब्रेवरी नहीं है, कुछ बैटल्स छोड़ना इंटेलिजेंस है। यह आपको पैसिव नहीं बनाता, यह आपको सिलेक्टिव बनाता है। सिलेक्टिव थिंकिंग एनर्जी बचाती है। जब आप हर जगह एनर्जी नहीं बिखेरते तो जहां लगाते हैं वहां डेप्थ आती है। डेप्थ क्रिएट्स एडवांटेज और एडवांटेज क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, ये साइलेंट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बाउंड्री समझिए। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस स्टैटिक नहीं होता, ये एक्सपैंड हो सकता है लेकिन एक्सपांशन डेलिबरेट होती है, एक्सीडेंटल नहीं। आप क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर कर सकते हैं लेकिन डिसीजंस कॉम्पिटेंस के अंदर ही लेने चाहिए। एक्सप्लोर आउटसाइड, डिसाइड इनसाइड। ये रूल कंफ्यूजन से बचाता है। अब यहां एक ट्रैप है जिससे आपको बचना होगा। जस्ट बिकॉज समथिंग इज पॉपुलर डज नॉट मीन इट इज विद इन योर कॉम्पिटेंस। जस्ट बिकॉज समवन यू रिस्पेक्ट डज इट डज नॉट मीन यू शुड डू इट। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इमिटेशन से नहीं बनता, ये एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन और फीडबैक से बनता है। आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि किन सिचुएशंस में आप काम रहते हैं, किन डिसीजंस में आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं, किन एरियाज में आप मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते। यहीं से बाउंड्रीज क्लियर होती है। क्लियर बाउंड्रीज फ्रीडम देती है। आप सडनली फील लाइटर, लेस कंफ्यूज्ड, लेस प्रेशर्ड, क्योंकि अब आपको प्रूव नहीं करना, आपको परफॉर्म करना है, लेकिन सही फील्ड में। अब नोटिस कीजिए, जब डिसीजंस फिल्टर्ड हो जाते हैं तो रिग्रेट कम हो जाता है क्योंकि रिग्रेट तब होता है जब आपने अपनी कैपेसिटी से बाहर खेला हो। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस रिग्रेट मिनिमाइज करता है लेकिन जर्नी यही स्टॉप नहीं होती। अब आपने बाउंड्रीज बना ली है,
अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि कहाँ खेलना है और कहाँ नहीं। लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। थिंग्स गो रॉन्ग इवन इनसाइड कॉम्पिटेंस। अनएक्सपेक्टेड शॉक्स आते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप सही फील्ड में हैं या नहीं। अब सवाल ये है, अगर चीजें गलत हो गई तो आप सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। यहां थिंकिंग का अगला एवोल्यूशन आता है। अब फोकस कॉम्पिटेंस पर नहीं, रेजिलियंस पर जाता है। अब आपको यह सीखना है कि डिसीजंस ऐसे कैसे बनाए जाए जो परफेक्ट ना होने पर भी आपको डिस्ट्रॉय ना करें। अब टाइम है रिस्क को इंटेलिजेंटली एब्जॉर्ब करने का। अब टाइम है बफर्स बनाने का। अब तक आपने गेम्स चूज करना सीखा, अब आगे आप सीखेंगे कि गेम के अंदर कैसे सेफ रहकर ग्रो किया जाए। अब थिंकिंग सिर्फ क्लियर नहीं, प्रोटेक्टिव और पावरफुल बनने वाली है। चैप्टर 8, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइंडसेट। हर डिसीजन में पावर कैसे बिल्ड की जाती है। अब तक आपने एक बहुत मैच्योर लेवल की थिंकिंग डेवलप कर ली है। आप अवेयर हैं, आप ट्रूथ तक पहुंचते हैं, आप लेवरेज पहचानते हैं, आप फ्यूचर देखना जानते हैं, आप फेलियर अवॉइड करते हैं, आप फीडबैक से सीखते हैं, और आप ये भी समझ चुके हैं कि कहाँ खेलना है और कहाँ नहीं। लेकिन अब लाइफ का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। सही सोचने के बाद भी चीजें गलत हो सकती है। परफेक्ट एनालिसिस के बाद भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ सकते हैं। इसलिए हाई लेवल थिंकर्स ये अस्यूम नहीं करते कि सब कुछ प्लान के अनुसार चलेगा। यहीं से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइंडसेट शुरू होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है हर डिसीजन में गलती की जगह छोड़ना। ये पेसिमिज्म नहीं है, ये रियलिज्म है। वीक थिंकिंग ये मानती है कि अगर मैं सही सोचूंगा तो सब सही होगा। स्ट्रॉन्ग थिंकिंग ये मानती है कि मैं बेस्ट सोचूंगा लेकिन वर्स्ट के लिए रेडी रहूंगा। यही डिफरेंस है होप बेस्ड डिसीजंस और रिसिलिएंट डिसीजंस में। मोस्ट पीपल डिसीजंस एक्साइटमेंट में लेते हैं। अपॉर्चुनिटी दिखी, इमोशन हाई हुआ, डिसीजन एक्सिक्यूट कर दिया। लेकिन एक्साइटमेंट फ्रेजाइल होती है, रियलिटी प्रेशर डालती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइंडसेट एक्साइटमेंट पर नहीं, स्ट्रक्चर पर भरोसा करता है। ये माइंडसेट पूछता है, अगर चीजें मेरे अगेंस्ट चली गई तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। ये क्वेश्चन डर पैदा करने के लिए नहीं है, ये स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए है। लाइफ में असली पावर कंट्रोल से नहीं आती, पावर आती है शॉक एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी शॉक एब्जॉर्प्शन सिखाता है। इमेजिन कीजिए, आपने कोई प्लान बनाया जिसमें एवरीथिंग परफेक्ट होना जरूरी है। एक स्मॉल डिले, एक स्मॉल मिस्टेक और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। ये सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, ये फ्रेजाइल है। स्ट्रांग सिस्टम्स इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी काम करते हैं। लाइफ डिसीजंस भी सिस्टम ही है। अगर आपका रूटीन एक बैड नाइट से टूट जाता है, अगर आपकी फाइनेंसेस एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस से कोलैप्स हो जाती है, अगर आपका फोकस एक क्रिटिसिज्म से खत्म हो जाता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिसिंग है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइंडसेट बफर्स क्रिएट करता है। टाइम बफर, एनर्जी बफर, इमोशनल बफर, फाइनेंशियल बफर। बफर्स बॉर्डम नहीं है, बफर्स फ्रीडम है। जब आपके पास बफर होता है तो आप पैनिक में डिसीजन नहीं लेते, आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्स पावर देता है। मोस्ट पीपल अर्जेंसी में गलत डिसीजंस लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अर्जेंसी को रिड्यूस करता है। अब एक सटल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेजीनेस नहीं प्रमोट करता, ये इनएफिशिएंसी भी नहीं प्रमोट करता, ये इंटेलिजेंट स्लैक क्रिएट करता है। स्लैक मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा कैपेसिटी। एक्स्ट्रा कैपेसिटी आपको अडेप्टेबिलिटी देती है। अडेप्टेबिलिटी फ्यूचर प्रूफिंग है। जब एनवायरनमेंट बदलता है तो रिजिड लोग टूटते हैं, फ्लेक्सिबल लोग सर्वाइव करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर सोचिए, जब आप कोई कमिटमेंट लेते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछता है, क्या मैं इसे बैड डेज में भी मेंटेन कर सकता हूं। जब आप कोई रिस्क लेते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछता है, अगर ये फेल हुआ तो डैमेज रिकवरेबल है या इरिवर्सिबल। जब आप कोई रूटीन बनाते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछता है, क्या ये रूटीन सस्टेनेबल है या सिर्फ बेस्ट के सिनारियों के लिए है। ये क्वेश्चंस एक्साइटमेंट को किल नहीं करते, ये एक्साइटमेंट को मैच्योर करते हैं। मैच्योर एक्साइटमेंट स्टेबल होती है। अब यहां एक ट्रैप समझिए। सम पीपल सेफ्टी के नाम पर एक्शन अवॉइड करने लगते हैं। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, ये फियर बेस्ड अवॉइडेंस है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्शन को डिले नहीं करता,
ये एक्शन को स्ट्रॉन्गर बनाता है। यू स्टिल मूव फॉरवर्ड बट विद प्रोटेक्शन। थिंक ऑफ इट लाइक सीट बेल्ट। सीट बेल्ट ड्राइविंग रोकता नहीं है, सीट बेल्ट रिस्क एब्जॉर्ब करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइंडसेट लाइफ का सीट बेल्ट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं तो आप एक्चुअली बेटर रिस्क लेते हैं, क्योंकि नाउ यू नो कि फॉल हुआ भी तो ग्राउंड सॉलिड है। दिस कॉन्फिडेंस इज साइलेंट बट एक्सट्रीमली पावरफुल। अब ऑब्जर्व कीजिए, जब आप मार्जिन रखते हैं तो डेस्परेशन कम हो जाती है, कंपैरिजन कम हो जाता है, ओवर कमिटमेंट कम हो जाता है, क्योंकि आप सर्वाइव मोड में नहीं हैं, आप डिजाइन मोड में हैं। डिजाइन मोड लॉन्ग टर्म थिंकर्स का स्टेट है। अब जर्नी का नेक्स्ट फेज आता है। अब तक आपने थिंकिंग स्किल्स डेवलप की है, अब तक आपने डिसीजंस स्ट्रांग बनाए हैं, लेकिन अभी भी थिंकिंग इंडिविजुअल लेवल पर है। आप बेहतर सोचते हैं, आप बेहतर डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट एवोल्यूशन ये है, सोच को सिस्टम्स में बदलना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से ज्यादा पावरफुल होता है प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करना। अब फोकस डिसीजंस पर नहीं, डिजाइन पर जाएगा। अब फोकस फायर फाइटिंग पर नहीं, आर्किटेक्चर पर जाएगा। अब आगे आप सीखेंगे कि हाई लेवल थिंकर्स टास्क्स नहीं बनाते, सिस्टम्स बनाते हैं, और यहीं से थिंकिंग हैबिट नहीं रहती, आइडेंटिटी बनना शुरू करती है। अब कंट्रोल डिसीजंस का नहीं, डायरेक्शन का होगा। अब इंटेलिजेंस रिएक्टिव नहीं, स्ट्रक्चरल बनने वाली है। चैप्टर 9, द स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी शिफ्ट, प्रॉब्लम सॉल्वर से सिस्टम बिल्डर बनने का शिफ्ट। अब तक आपकी थिंकिंग शार्प, सेफ और क्लियर हो चुकी है। आप डिसीजंस बेहतर लेते हैं, आप रिस्क्स समझते हैं, आप बाउंड्रीज जानते हैं, आप बफर्स बनाते हैं। लेकिन यहां एक सटल रियलाइजेशन आता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। एक सॉल्व होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। अगर आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर बने रहते हैं तो आप हमेशा फायर फाइटिंग मोड में रहेंगे। स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी शिफ्ट यहीं से शुरू होता है। ये चैप्टर स्किल्स की बात नहीं करता, ये आइडेंटिटी की बात करता है। प्रॉब्लम सॉल्वर आइडेंटिटी रिएक्टिव होती है। प्रॉब्लम आती है, आप जंप करते हैं, फायर बुझाते हैं, नेक्स्ट फायर का इंतजार करते हैं। सिस्टम बिल्डर आइडेंटिटी प्रोएक्टिव होती है। वो पूछती है, ये प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रही है, और फिर वो रूट कॉज पर काम करती है। मोस्ट पीपल बिजी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे सिम्टम्स फिक्स करते हैं, सिस्टम्स नहीं। स्ट्रैटेजिक थिंकर्स सिम्टम्स से बोर हो जाते हैं, वो स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। सिस्टम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं होता, सिस्टम का मतलब रिपीटेबल प्रोसेस होता है। ऐसा प्रोसेस जो बिना कांस्टेंट अटेंशन के भी काम करे। जब आप टास्क्स पर सोचते हैं तो हर दिन हैवी लगता है, जब आप सिस्टम्स पर सोचते हैं तो लाइफ हल्की लगने लगती है, क्योंकि अब एफर्ट अपफ्रंट होता है, डेली नहीं। स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी शिफ्ट आपको यही समझाता है, जहां आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं वहां आर्किटेक्चर मिसिंग है। आर्किटेक्चर मिसिंग होती है तो अटेंशन लीक होता है, अटेंशन लीक स्ट्रेस बनाता है, स्ट्रेस पुअर डिसीजंस बनाता है। सिस्टम बिल्डर अटेंशन को प्रोटेक्ट करता है। अब एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, अगर हर सुबह आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना है तो डिसीजन फटीग इनएविटेबल है। लेकिन अगर आपका डे एक सिस्टम से शुरू होता है तो माइंड फ्री रहता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। सिस्टम्स थिंकिंग विल पावर को रिप्लेस करता है। विल पावर अनरिलायबल होती है, सिस्टम रिलायबल होता है। स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी शिफ्ट कंट्रोल मेंटालिटी को छोड़ता है और डिजाइन मेंटालिटी अपनाता है। कंट्रोल मेंटालिटी कहती है मैं सब संभालूंगा, डिजाइन मेंटालिटी कहती है मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि मुझे संभालना ना पड़े। ये लेजीनेस नहीं है, ये लेवरेज है। हाई परफॉर्मर्स मेहनत से नहीं, डिजाइन से आगे निकलते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझिए, सिस्टम बिल्डिंग कोल्ड नहीं होता, ये ह्यूमन रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। सिस्टम्स परफेक्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करते, सिस्टम्स इम्परफेक्ट बिहेवियर सर्वाइव करते हैं। अगर आपका सिस्टम परफेक्ट डिसिप्लिन डिमांड करता है तो वो सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग सिस्टम्स फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करते हैं। स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रेंथ मानता है। अब आइडेंटिटी लेवल पर चेंज समझिए, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो आपकी वैल्यू प्रॉब्लम्स की एग्जिस्टेंस से जुड़ी होती है। प्रॉब्लम्स रहेंगी तो आप इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन सिस्टम बिल्डर की वैल्यू प्रॉब्लम रिडक्शन से जुड़ी होती है। प्रॉब्लम्स कम होती है, सिस्टम बिल्डर इनविजिबल हो जाता है, और यही हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस है। ट्रू पावर नॉइज नहीं करता, ट्रू पावर क्वाइटली शेप्स आउटकम्स।
स्ट्रैटेजिक थिंकर्स अप्लॉस नहीं चाहते, दे वांट स्टेबिलिटी। अब नोटिस कीजिए, जब आप सिस्टम्स बनाते हैं तो स्ट्रेस ड्रॉप होता है, कंसिस्टेंसी इंक्रीज होती है, एनर्जी वेस्ट कम होता है, क्योंकि नाउ यू आर नॉट रिएक्टिंग, यू आर डिजाइनिंग। डिजाइन लॉन्ग टर्म सोचता है, रिएक्शन शॉर्ट टर्म। स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी शिफ्ट आपको शॉर्ट टर्म वैलिडेशन से डिटैच करता है और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट से कनेक्ट करता है। अब यहां एक ट्रैप समझिए। सम पीपल सिस्टम्स के नाम पर ओवर प्लानिंग करने लगते हैं। सिस्टम बिल्डिंग प्लानिंग नहीं है, सिस्टम बिल्डिंग लर्निंग प्लस एडजस्टमेंट है। सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं, स्टैटिक सिस्टम्स टूट जाते हैं। स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी शिफ्ट अडेप्टेबिलिटी को एम्बेड करता है। आप सिस्टम बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फीडबैक लेते हैं और सिस्टम रिफाइन करते हैं। ये लूप एंडलेस है और यही रीजन है कि स्ट्रैटेजिक थिंकर्स एज के साथ स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। देयर थिंकिंग कॉम्पाउंड्स। अब एक फाइनल शिफ्ट बचा है। अब आपकी थिंकिंग मैच्योर हो चुकी है, अब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन आइडेंटिटी तभी रियल होती है जब बिहेवियर डेली लेवल पर अलाइंड हो, अदरवाइज ये सिर्फ सेल्फ इमेज रहती है। अब चैलेंज ये नहीं है कि आप समझते हैं या नहीं, अब चैलेंज ये है कि आप डेली कैसे एक्ट करते हैं। अब टाइम है थिंकिंग को हैबिट में कन्वर्ट करने का, अंडरस्टैंडिंग को रूटीन में कन्वर्ट करने का। अब फाइनल स्टेप यह है कि अगले 30 डेज में इस पूरी थिंकिंग एवोल्यूशन को डेली लाइफ में इंस्टॉल किया जाए। अब आगे आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट नहीं रहती, एक लिविंग सिस्टम बन जाती है। अब थिंकिंग सिर्फ पावरफुल नहीं, परमानेंट बनने वाली है। चैप्टर 10, द 30 डे इंटेलिजेंस अपग्रेड प्लान। थिंकिंग हैबिट्स को परमानेंट मेंटल पावर में बदलना। अब तक जो कुछ आपने समझा है वो नॉलेज नहीं है, वो एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग है। लेकिन यहां एक हार्ड ट्रूथ है, अंडरस्टैंडिंग अलोन चेंज नहीं लाती, चेंज आता है इंस्टॉलेशन से। अगर थिंकिंग हैबिट्स डेली लाइफ में इंस्टॉल नहीं हुई तो ये वीडियो सिर्फ अच्छा कंटेंट बनकर रह जाएगी। इसलिए अब बात इंस्पिरेशन की नहीं है, अब बात इंटीग्रेशन की है। 30 डे इंटेलिजेंस अपग्रेड प्लान इसीलिए है, ये कोई एक्सट्रीम रूटीन नहीं है, ये कोई डिसिप्लिन चैलेंज नहीं है, ये एक जेंटल बट डेलिबरेट रीसेट है। पहले 10 डेज का फोकस अवेयरनेस पर है। हर दिन आपको कुछ नया ऐड नहीं करना, आपको बस ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व योर रिएक्शंस, ऑब्जर्व योर डिसीजंस, ऑब्जर्व योर पैटर्न्स। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, एक छोटा सा पॉज, बस ये पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं और क्यों? नो जजमेंट, नो करेक्शन, जस्ट अवेयरनेस। इन 10 डेज में आपका गोल इंप्रूवमेंट नहीं है, आपका गोल क्लैरिटी है। क्लैरिटी ग्राउंड वर्क होती है। नेक्स्ट 10 डेज में थिंकिंग स्ट्रक्चर करना शुरू होता है। अब आप अजम्पशंस चैलेंज करते हैं, अब आप प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हैं, अब आप लेवरेज पहचानते हैं। हर डे एक सिंपल रिव्यू, आज मैंने कौन सा डिसीजन लिया जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। आप सब कुछ परफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप इंटेंशनल बनना शुरू करेंगे। इंटेंशनल थिंकिंग नॉइज रिड्यूस करती है। लास्ट 10 डेज में फोकस शिफ्ट होता है आइडेंटिटी और सिस्टम्स पर। अब आप हैबिट्स को फोर्स नहीं करते, आप एनवायरनमेंट एडजस्ट करते हैं, आप फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं जहां राइट एक्शन चाहिए, और फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं जहां रॉन्ग एक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। दिस इज सिस्टम थिंकिंग। आप डेली रूटीन्स बिल्ड करते हैं जो ऑटो पायलट को आपके फेवर में डाल दे। नाउ ऑटो पायलट एनिमी नहीं है, ऑटो पायलट एलाय बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस 30 डे प्लान का गोल परफेक्शन नहीं है, गोल कंसिस्टेंसी है। अगर आप एक दिन मिस करते हैं तो गिल्ट नहीं, बस नेक्स्ट डे रीसेट। गिल्ट ब्रेक सिस्टम्स, रीसेट स्ट्रेंथन्स सिस्टम्स। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि थिंकिंग एफर्ट नहीं मांग रही, क्लैरिटी नेचुरल हो रही है, डिसीजंस लाइटर लग रहे हैं। यही साइन है कि थिंकिंग हैबिट बन रही है। अब एक फाइनल रियलाइजेशन, इंटेलिजेंस अपग्रेड का मतलब आप स्मार्टर महसूस करें, ये नहीं है। इंटेलिजेंस अपग्रेड का मतलब है आप काम महसूस करें। काम थिंकिंग क्लियर होती है, क्लियर थिंकिंग पावरफुल होती है। जब आपका माइंड काम होता है तो आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिस्पॉन्स ही डेस्टिनी शेप करता है। अब इस जर्नी को यही खत्म मत समझिए, ये एंड नहीं है, ये डिफॉल्ट रीसेट है। अब जो आपने सीखा है वो आइसोलेटेड टूल्स नहीं है, वह एक इंटीग्रेटेड थिंकिंग सिस्टम है। लेकिन रियल मास्टरी रेपिटेशन से आती है।
आप नेक्स्ट लेवल पर तभी जाएंगे जब आप इन हैबिट्स को रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी में टेस्ट करेंगे। जब प्रेशर आएगा, जब कंफ्यूजन आएगा, जब अनसर्टेनिटी आएगी, वही ये साफ होगा कि थिंकिंग अपग्रेड सरफेस लेवल था या स्ट्रक्चरल। आगे जो आने वाला फेज है वो आपको डेली चैलेंजेस से नहीं, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन से जोड़ देगा। वहां फोकस होगा क्या करना है उससे ज्यादा क्यों करना है। अब थिंकिंग सिर्फ स्मार्ट नहीं रहेगी, वो इंटेंशनल और अलाइन बनेगी। और यही से आप रैंडम ग्रोथ से निकलकर डिजाइन प्रोग्रेस की तरफ मूव करेंगे। ये जर्नी कंटिन्यूअस है, लेकिन फाउंडेशन अब मजबूत है। अब आगे आप सिर्फ बेटर डिसीजंस नहीं लेंगे, आप बेटर लाइफ डिजाइन करना शुरू करेंगे। और यही असली इंटेलिजेंस है। कंक्लूजन, थिंकिंग अपग्रेड का असली मतलब, अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो ये पूरी जर्नी किसी टेक्निक से शुरू नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी अवेयरनेस से। आपने देखा कि ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, बस रिएक्ट करते हैं। आपने ऑटो पायलट को पहचाना, फिर आपने प्रॉब्लम्स को सरफेस से नहीं, उनकी सिंपलेस्ट ट्रूथ से देखना सीखा। आपने ये समझा कि हर एफर्ट इक्वल नहीं होता। 80/20 ब्रेन ने आपको ये क्लैरिटी दी कि बिजी रहना स्मार्ट होना नहीं है, सही जगह फोकस करना स्मार्ट होना है। फिर आपने फ्यूचर लेंस से ये सीखा कि डिसीजंस सिर्फ प्रेजेंट में नहीं लिए जाते, उनके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में अनफोल्ड होते हैं। आपने चेन रिएक्शंस देखना शुरू किया। उसके बाद इन्वर्शन एडवांटेज आया, जहां आपने सक्सेस को चेस करने के बजाय फेलियर को अवॉइड करना सीखा। आपने समझा कि लॉन्ग टर्म विनर्स हर जीत नहीं जीतते, लेकिन अननेसेसरी लॉसेस से बच जाते हैं। फीडबैक इंजन ने आपकी लर्निंग स्पीड बदली। मिस्टेक्स गिल्ट नहीं रही, डेटा बन गई। रिफ्लेक्शन पनिशमेंट नहीं रहा, अपग्रेड बन गया। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस ने आपको बाउंड्रीज सिखाई। आपने ये एक्सेप्ट किया कि हर गेम आपके लिए नहीं है और हर अपॉर्चुनिटी छोड़ना वीकनेस नहीं, क्लैरिटी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइंडसेट ने आपकी थिंकिंग को पावर दी। अब डिसीजंस एक्साइटमेंट पर नहीं, स्ट्रक्चर पर टिके। अब आप सर्वाइव करने के लिए नहीं, डिजाइन करने के लिए सोचने लगे। और फिर स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी शिफ्ट आया, जहां आप प्रॉब्लम सॉल्वर से सिस्टम बिल्डर बनने लगे, जहां डेली फायर फाइटिंग की जगह लॉन्ग टर्म आर्किटेक्चर ने ले ली। और आखिर में 30 डे इंटेलिजेंस अपग्रेड प्लान ने इन सबको हैबिट में बदलने का रास्ता दिखाया। ये पूरी सीरीज आपको स्मार्टर दिखाने के लिए नहीं थी, ये आपको कामर, क्लियरर और स्ट्रॉन्गर थिंकर बनाने के लिए थी। अब आप शायद ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो बोलेंगे उसमें वेट होगा। आप शायद ज्यादा डिसीजंस नहीं लेंगे, लेकिन जो लेंगे वो इंटेंशनल होंगे। ये जर्नी मोटिवेशन की नहीं थी, ये मैच्योरिटी की थी। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि अब आप कैसे सोचेंगे। क्योंकि जब थिंकिंग बदलती है तो लाइफ अपने आप डायरेक्शन बदल लेती है। अगर इस पूरी जर्नी में कभी भी आपको ऐसा लगा कि ये बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई, तो वही मोमेंट इस चैनल का पर्पस है। लेवल अप हैबिट्स मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, ये चैनल आपको एक्साइट करके छोड़ने के लिए नहीं है, ये चैनल आपको अपग्रेड करके छोड़ने के लिए है। अगर आपने महसूस किया कि आप अब सिचुएशंस को अलग तरह से देख रहे हैं, आप रिएक्शंस को पॉज कर पा रहे हैं, आप डिसीजंस को क्लैरिटी से इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग रैंडम ना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रोथ को चांस पर ना छोड़े, अगर आप चाहते हैं कि आप डेली लाइफ में स्मार्टर, कामर और इंटेंशनल बने, तो इस चैनल से जुड़े रहना जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करना एल्गोरिदम के लिए नहीं है, यह आपके ओन कमिटमेंट का सिग्नल है कि आप इस थिंकिंग अपग्रेड को सीरियस लेते हैं। सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन के लिए नहीं है, ये उस आइडेंटिटी का स्टेप है जो आप बिल्ड कर रहे हैं। कमेंट्स में लिखिए, इस पूरी सीरीज में कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा हिट हुआ। क्योंकि जब आप किसी थॉट को वर्ड्स में डालते हैं तो वो सिर्फ आइडिया नहीं रहता, हैबिट बनने लगता है। और आगे जो कंटेंट आने वाला है वो सरफेस लेवल नहीं होगा, वो डीपर होगा, मोर प्रैक्टिकल होगा, मोर अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन मोर पावरफुल भी होगा। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो शॉर्टकट्स नहीं, सिस्टम्स चाहते हैं, जो इंस्पिरेशन नहीं, इंटीग्रेशन चाहते हैं,
जो टेम्पररी चेंज नहीं, परमानेंट अपग्रेड चाहते हैं। अगर आप खुद को उस कैटेगरी में देखते हैं, तो लेवल अप हैबिट्स सिर्फ चैनल नहीं रहेगा, ये आपकी थिंकिंग जर्नी का हिस्सा बन जाएगा। कनेक्टेड रहिए, अपग्रेड करते रहिए, और याद रखिए, लेवल अप लाइफ में नहीं होता, लेवल अप थिंकिंग में होता है।